वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम बाजार की नब्ज टटोलने वाले हैं। अमेरिका से एक ऐसी सुगबुगाहट है जिससे शायद कर्ज लेना सस्ता हो सकता है। तो इसका क्रिप्टो की दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है, और क्यों इथीरियम और बीएनबी जैसे नाम आजकल इतनी सुर्खियों में है, और क्या वाकई बड़ी कंपनियां और यहां तक के देश भी बिटकॉइन जैसी डिजिटल संपत्ति को अपने खजानों में जगह दे रहे हैं। चलिए इन सब पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो पहली बड़ी खबर है अमेरिका के सेंट्रल बैंक से, मतलब फेडरल रिजर्व से। उनके मुखिया जेरोम पावल ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिनसे लग रहा है कि ब्याज दरें, जिन्हें हम इंटरेस्ट रेट्स कहते हैं, वो शायद जल्द ही कम हो सकती हैं। मतलब सितंबर में रेट कट की उम्मीद जताई जा रही है। अब सवाल ये कि भाई, ब्याज दरें कम होने का क्रिप्टो बाजार से क्या लेना देना? हाँ, ये एक बहुत बहुत अहम कनेक्शन है। देखिए, जब ब्याज दरें कम होती है ना, तो बैंकों से पैसा उधार लेना, मतलब कर्ज लेना, सस्ता हो जाता है। कंपनियों के लिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन लेना आसान हो जाता है, और आम लोगों के लिए भी, जैसे घर या गाड़ी का लोन लेना, वो सस्ता पड़ता है। नतीजा नतीजा ये कि बाजार में पैसा ज्यादा घूमने लगता है। इसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी बढ़ना। अच्छा, तो मतलब लोग और कंपनियों के हाथ में ज्यादा पैसा आ जाता है खर्च करने या फिर निवेश करने के लिए? बिल्कुल। और जब लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, तो वो सिर्फ जरूरत की चीजें ही नहीं खरीदते, वो निवेश के अवसरों की तरफ भी देखते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, रियल एस्टेट, और हाँ, क्रिप्टो जैसे एसेट्स में भी पैसा लगाते हैं, खासकर उन एसेट्स में जिनमें ज्यादा रिटर्न की उम्मीद होती है, भले ही उनमें जोखिम थोड़ा ज्यादा क्यों ना हो। तो इसी उम्मीद ने कि भाई सस्ता लोन बाजार में पैसा लाएगा, हाल ही में क्रिप्टो मार्केट में एक, कह सकते हैं, नई जान फूकी है। और इसका असर तो साफ दिख भी रहा है, खासकर इथीरियम मतलब ईथ पर। सुनने में आया है इसने तो अपनी कीमत का नया रिकॉर्ड ही बना दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। इथेरियम ने करीब 4.5 महीने, यानी आप समझ लीजिए लगभग 3.25 साल के लंबे इंतजार के बाद अपना ऑल टाइम हाई छुआ है। ऑल टाइम हाई मतलब अब तक का सबसे ऊंचा दाम। तो ये उन निवेशकों के लिए वाकई एक बड़ी खबर है जिन्होंने इतने लंबे समय तक इसमें अपना भरोसा बनाए रखा था। 3.25 साल? अरे बाप रे, ये तो वाकई लंबा समय है। अच्छा, तो सिर्फ बाजार में आए इस नए जोश के अलावा क्या कोई और वजह भी है इथीरियम की इस तेजी के पीछे? मैंने कहीं सुना था कि कुछ बड़े खिलाड़ी, जिन्हें वेल्स कहते हैं, वो बिटकॉइन बेचकर इथीरियम खरीद रहे हैं। ऐसा कुछ है? हाँ, ये बात काफी हद तक सही है। ये वेल्स, यानी वो लोग या संस्थाएं जिनके पास बहुत बड़ी मात्रा में क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं, तो हाल के दिनों में ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि बड़ी मात्रा में बिटकॉइन वॉलेट से निकलकर एक्सचेंजों पर बिके हैं, और लगभग उसी समय बड़ी मात्रा में इथीरियम खरीदे गए हैं। एक उदाहरण तो ऐसा भी था जहां करीब 3,000 बिटकॉइन बेचकर लगभग 1,85,000 इथीरियम खरीदे गए। बाप रे, 3,000 बिटकॉइन बेचकर? जी। तो ऐसा लगता है कि कुछ बड़े निवेशक अब इथीरियम में बिटकॉइन के मुकाबले शायद ज्यादा ग्रोथ की संभावना देख रहे हैं, और शायद इसलिए भी क्योंकि इथीरियम पिछले कुछ समय से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था जितना बिटकॉइन ने किया था। ये दिलचस्प है। अच्छा, और इथेरियम को लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है आजकल, वर्ल्ड लेजर की, दुनिया का बही खाता। ये सुनने में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लगता है। अगर सरल शब्दों में समझे तो इसका क्या मतलब है? देखिए, ये वर्ल्ड लेजर का जो विचार है ना, वो सच में बहुत शक्तिशाली है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे एक कोई जादुई साझा डिजिटल डायरी हो, या समझ लीजिए हिसाब किताब की एक किताब है जो इंटरनेट पर चलती है और सबके लिए खुली है। इस पर आप जो भी लिखते हैं, कोई सौदा, कोई समझौता, पैसे का हिसाब, वो एक बार दर्ज होने के बाद बिल्कुल पक्का हो जाता है। उसे कोई एक व्यक्ति या संस्था मिटाया बदल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो हजारों कंप्यूटरों पर एक साथ अपडेट होती है और किसी एक के नियंत्रण में नहीं होती है। इसी को तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं, और इथीरियम इसी तरह की एक पब्लिक ब्लॉकचेन पर आधारित है। ओह, तो मतलब ये एक तरह से पूरी दुनिया के लिए एक सुरक्षित, पारदर्शी और साझा रिकॉर्ड रखने का सिस्टम बन सकता है। हाँ। सब देख सके पर कोई बदल ना सके। मतलब किसी एक का कंट्रोल नहीं है इस पे। इसीलिए दुनिया भर के बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और संस्थाएं अब ये मानने लगी हैं कि भविष्य में जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है, उसका एक बड़ा हिस्सा इथीरियम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर चल सकता है।
सोचिए जरा, दुनिया भर के फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, डिजिटल संपत्ति, स्टेबल कॉइन्स यानी वो डिजिटल टोकन जिनकी कीमत डॉलर जैसी किसी असली करेंसी से जुड़ी होती है, ये सब शायद इसी पर रखे और चलाए जाएं। ये तो वाकई फाइनेंस की दुनिया को पूरी तरह बदल सकता है। क्या इसके कुछ उदाहरण दिखने भी लगे हैं? मतलब क्या ऐसा हो रहा है? हाँ बिल्कुल, संकेत तो मिल रहे हैं। जैसे कॉइनबेस, जो एक बहुत बड़ी क्रिप्टो कंपनी है, उनके एसेट मैनेजमेंट हेड का तो मानना है कि पूरा वैश्विक वित्तीय सिस्टम ही शायद इथीरियम को अपनी नींव बना ले। यहाँ तक कि यूरोप का जो प्रस्तावित डिजिटल यूरो है या चीन का डिजिटल युआन, उसके लिए भी इथीरियम को एक संभावित प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है। और हाल ही में मेटामास्क, जो एक बहुत लोकप्रिय क्रिप्टो वॉलेट है, उसने भी अपना स्टेबल कॉइन इथीरियम पर ही लॉन्च किया है। तो ये सब इसी दिशा में बढ़ते हुए कदम है। कमाल है। इथेरियम की कहानी तो वाकई बहुत दिलचस्प लग रही है। लेकिन इसके साथ ही एक और कॉइन है जो काफी चमक रहा है, बीएनबी। सुनने में आया उसने भी $900 का आंकड़ा पार करके अपना नया रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ, बीएनबी जो डाइनेंस एक्सचेंज से जुड़ा कॉइन है, उसने भी हाल ही में $900 के पार जाकर अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है। तो ये दिखाता है कि बाजार में जो उत्साह है वो सिर्फ इथीरियम को लेकर ही नहीं है, बल्कि दूसरे मजबूत फंडामेंटल्स वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर भी है। और क्या बीएनबी में भी बड़ी कंपनियों की दिलचस्पी दिखाई है, जैसे हमने इथेरियम और बिटकॉइन के बारे में सुना? बिल्कुल। हाल ही में हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड एक कंपनी है, चाइना रेनेसा। उसने घोषणा की कि वो $100 मिलियन के बीएनबी खरीदने जा रहे हैं। $100 मिलियन? हाँ, और ये कोई अकेली घटना नहीं है। इससे पहले भी नैनो लैब्स, विंट्री, बीएनसी जैसी कई कंपनियां अपनी जमा पूंजी, जिसे ट्रेजरी कहते हैं, उसके हिस्से के तौर पर बड़ी मात्रा में बीएनबी खरीद चुकी हैं। तो ये दिखाता है कि कंपनियां अब सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, बल्कि इथीरियम और बीएनबी जैसे दूसरे बड़े कॉइन्स को भी अपनी बैलेंस शीट पर रखने में हिचक नहीं रही हैं। ये ट्रेजरी वाली बात काफी अहम लग रही है। इस पर हम थोड़ी देर में और बात करेंगे, लेकिन पहले क्रिप्टो की दुनिया के बादशाह बिटकॉइन पर आते हैं, बीटीसी। उसका क्या हाल है? सुना है एशिया के अमीर परिवार इसमें काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हाँ, एशिया में खासकर चीन जैसे देशों में जो बहुत अमीर परिवार हैं, उनके फाइनेंस को मैनेज करने वाली जो फर्म्स होती हैं, जिन्हें फैमिली ऑफिसेज कहा जाता है, वो बिटकॉइन और दूसरी डिजिटल संपत्तियों में अपना निवेश बढ़ा रही हैं। कुछ तो अपनी कुल संपत्ति का सोचे 5% तक क्रिप्टो में लगाने की योजना बना रहे हैं। ये एक बड़ा संकेत है। 5%? हाँ, कि मतलब पारंपरिक रूप से जो रूढ़िवादी माने जाने वाले निवेशक थे, वो भी अब क्रिप्टो को गंभीरता से ले रहे हैं। और सिर्फ अमीर निवेशक ही नहीं, बल्कि देश भी अब इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं। फिलीपींस की खबर काफी चर्चा में थी। जी, फिलीपीन से खबर आई है कि वहां की सरकार एक कानून पर विचार कर रही है, जिसके तहत वो अपने राष्ट्रीय खजाने मतलब नेशनल रिजर्व के लिए बिटकॉइन खरीदेंगे। प्लान है अगले 5 सालों में धीरे धीरे करके 10,000 बिटकॉइन खरीदने का। 10,000 बिटकॉइन, ये तो काफी बड़ी मात्रा लगती है। हाँ, ये सुनने में तो बड़ी मात्रा लग सकती है, लेकिन ये एक दूसरी शायद ज्यादा महत्वपूर्ण बात की तरफ भी इशारा करती है। शायद अब फिलीपींस जैसे छोटे या विकासशील देशों के लिए एक साथ बड़ी मात्रा में बिटकॉइन खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। मतलब जब तक ये देश पूरी तरह से जागेंगे और बड़े पैमाने पर खरीदारी का फैसला करेंगे, तब तक शायद बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, बड़ी कंपनियां और बड़े निवेशक इतनी खरीदारी कर चुके होंगे कि बिटकॉइन की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। और इन छोटे देशों के लिए उसे खरीदना बहुत महंगा हो जाएगा। तो ये जो 5 साल में 10,000 बीटीसी खरीदने का प्लान है, ये शायद इसी हकीकत को दर्शाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कई छोटे देश इस दौड़ में पीछे ना रह जाएं। और एक थोड़ी सनसनीखेज खबर भी आई थी एरिक ट्रंप की तरफ से, किसी गुमनाम देश के बारे में। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने हाल ही में एक दावा किया कि कोई मिस्ट्री नेशन है, मतलब एक गुमनाम देश, जो चुपचाप तरीके से $22 बिलियन के बिटकॉइन खरीद चुका है। $22 बिलियन? जी। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि इसका कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। लेकिन ये इस बात को हवा जरूर देता है कि पर्दे के पीछे शायद बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। मतलब राष्ट्र राज्य स्तर पर भी बिटकॉइन में दिलचस्पी बढ़ रही है, चाहे वो खुलकर हो या चुपचाप। बिल्कुल। और ये सब तब हो रहा है जब बिटकॉइन को तो न जाने कितनी बार खत्म घोषित किया जा चुका है,
मैंने कहीं पढ़ा था कि 400 से ज्यादा बार ऐसा हो चुका है। हाँ, एक वेबसाइट है जो इसका ट्रैक रखती है। उसके अनुसार बिटकॉइन को अब तक 431 बार मृत घोषित किया जा चुका है। 431 बार? हाँ, हर बार जब कीमत गिरती है या कोई स्कैंडल होता है तो आलोचक कहते हैं बस अब खत्म। लेकिन हर बार ये ना सिर्फ वापस आता है बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरता है। ये इसकी कह सकते हैं अद्भुत क्षमता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, चाहे वो इथीरियम का वर्ल्ड लेजर बनने का सपना हो, या बीएनबी में कंपनियों का भरोसा हो, या फिर बिटकॉइन में फैमिली ऑफिसेज और देशों की बढ़ती दिलचस्पी, एक बड़ा ट्रेंड जो साफ उभर कर आ रहा है वो है डिजिटल एसेट ट्रेजरी का। यानी कंपनियां और संस्थाएं इन डिजिटल संपत्तियों को सोने, बॉन्ड्स या नकदी की तरह अपनी बैलेंस शीट या खजाने का हिस्सा बना रही हैं। एकदम सही कहा आपने। ये इस साल का, बल्कि मैं कहूंगी तो इस दशक का एक बहुत बड़ा नैरेटिव या कहानी बन गया है। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 2024-25 में ही ऐसी कंपनियां जिन्होंने अपनी ट्रेजरी में डिजिटल एसेट्स रखने का मॉडल अपनाया है, उन्होंने बाजार से करीब $15 बिलियन जुटाए हैं। $15 बिलियन? जी हाँ, ये कंपनियां पब्लिक से या बड़े निवेशकों से पैसा उठा रही हैं ताकि वो बिटकॉइन, इथीरियम, बीएनबी जैसी संपत्ति खरीदकर अपनी ट्रेजरी में रख सकें। और किस उम्मीद में? इसी उम्मीद में कि भविष्य में इनकी कीमत बढ़ेगी। ये $15 बिलियन सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कंपनियां और निवेशक अब क्रिप्टो को सिर्फ सट्टा या शॉर्ट टर्म फायदे से बढ़कर देख रहे हैं। वो इसे अपने भविष्य की पूंजी का एक अहम हिस्सा मान रहे हैं। ये फाइनेंशियल सोच में एक बुनियादी बदलाव का संकेत है। लेकिन जैसा कि सोर्स मटेरियल में भी इशारा किया गया है, यहाँ थोड़ी सावधानी बरतने की भी जरूरत है। सावधानी? किस तरह की सावधानी? देखिए, इतिहास गवाह है कि जब भी कोई नई चीज या कोई नया बिजनेस मॉडल बहुत तेजी से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है तो उसमें अक्सर कुछ जोखिम भी छिपे होते हैं। हो सकता है कुछ कंपनियां बिना सोचे समझे इस ट्रेंड में कूद रही हों, या उनके गवर्नेंस या रिस्क मैनेजमेंट में कुछ कमियां हों। हमने क्रिप्टो स्पेस में ही FTX जैसे उदाहरण देखे हैं, जहां बाहर से सब कुछ बहुत शानदार दिख रहा था लेकिन अंदर बहुत गड़बड़ियां थीं। हाँ, वो तो था। तो ये डिजिटल ट्रेजरी का ट्रेंड रोमांचक जरूर है, पर निवेशकों और रेगुलेटर्स दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, है ना? ये तो बहुत जरूरी बात कही आपने। जोश के साथ होश रखना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। चलिए अब एक सवाल लेते हैं जो शायद कई श्रोताओं के मन में होगा, खासकर वर्ल्ड लेजर को लेकर। क्वेश्चन, ये वर्ल्ड लेजर या दुनिया का बही खाता वाली बात थोड़ी और सरल शब्दों में समझाएंगे? मतलब इथीरियम इसमें कैसे फिट होता है? आंसर, बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक जादुई ऑनलाइन डायरी है, ठीक है? और ये डायरी दुनिया में हजारों कंप्यूटरों पर एक साथ मौजूद है। अब आप इस डायरी में कुछ भी लिखते हैं, जैसे पैसों का लेन देन या कोई समझौता, तो वो जानकारी तुरंत उन सभी हजारों कंप्यूटरों पर अपडेट हो जाती है और उसे कोई बदल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बदलने के लिए आपको उन हजारों कंप्यूटरों को एक साथ हैक करना होगा, जो कि लगभग नामुमकिन है। साथ ही ये डायरी सबके लिए खुली है, कोई भी देख सकता है कि क्या लिखा गया है, हालांकि लिखने वाले की पहचान छुपी रह सकती है। तो इथीरियम इसी तरह की एक टेक्नोलॉजी, जिसे पब्लिक ब्लॉकचेन कहते हैं, उस पर बना है। क्योंकि ये इतना सुरक्षित है, पारदर्शी है और किसी एक व्यक्ति या कंपनी के नियंत्रण से बाहर है, इसीलिए ये उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में बैंक, कंपनी और सरकारें अपने महत्वपूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड्स, समझौते और लेन देन इसी भरोसेमंद साझा बही खाते पर करना पसंद करेंगी। बहुत खूब। इससे ये कॉन्सेप्ट काफी स्पष्ट हो गया मेरे ख्याल से। तो आज हमने देखा कि कैसे अमेरिका में ब्याज दरें कम होने की उम्मीद क्रिप्टो बाजार में एक नया उत्साह भर रही है। हमने समझा कि इथीरियम क्यों वर्ल्ड लेजर बनने की क्षमता रखता है और बीएनबी भी कैसे अपनी जगह बना रहा है। बिटकॉइन में संस्थागत और राष्ट्रीय स्तर पर दिलचस्पी बढ़ रही है और ये सब डिजिटल ट्रेजरी के एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। लेकिन हाँ, संभावनाओं के साथ साथ सावधानी भी जरूरी है। अब जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर सच में दुनिया भर के फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स और डिजिटल पैसे का लेन देन इथीरियम जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर होने लगे, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में जैसे हम पैसे बेचते हैं, कुछ खरीदते हैं या अपनी संपत्ति रखते हैं, उसमें कितना बड़ा और किस तरह का बदलाव आ सकता है? क्या बैंक वैसे ही काम करेंगे जैसे आज करते हैं? सोचिएगा जरूर इस बारे में। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।